हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे भारत में समाजशास्त्र। तो ये इकाई तीसरी है, भारत में समाजशास्त्र। ये तीसरी इकाई है। तो इसमें हम देख रहे हैं हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले है भारत में ग्राम अध्ययन। भारत में जो ग्राम है, गांव है, उनका अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो उसमें प्रस्तावना देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संदर्भ, कृषि और कृषि कार्य, गाँव का महत्व, गाँव की सामान्य विशेषताएँ, गांव की सामाजिक संरचना, जाति वर्ग, लैंगिक भेदभाव, कार्य क्षेत्र का परिदृश्य, कार्य क्षेत्र सारांश और कुछ उपयोगी पुस्तकें देखेंगे। भारत में ग्रामीण अध्ययन के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताने में सक्षम हो सकेंगे। ग्रामीण अध्ययन के सामान्य संदर्भ का वर्णन कर सकेंगे, स्पष्ट कर सकेंगे कि क्यों और कैसे समाजशास्त्रियों, सामाजिक मानव विज्ञानियों ने अध्ययन के इस क्षेत्र को चुना। भारत में गांवों के अध्ययन को क्यों महत्व प्राप्त हुआ है, इस बारे में चर्चा कर सकेंगे। गांव की सामान्य विशेषताओं की रूपरेखा तैयार कर सकेंगे। गांव की सामाजिक संरचना का वर्णन कर सकेंगे, जिसमें जाति वर्ग लिंग महत्वपूर्ण पहलू के रूप में है। अब तक आप भारत के समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि, इसके बाद के विकास, समृद्धि तथा कुछ प्रमुख मुद्दे, अनुसंधान के विषयों के बारे में जान चुके हैं। 1950 और 1960 के दौरान गांवों का अध्ययन एक मुख्य विचारणीय विषय बना। इस शास्त्र की समृद्धि और व्यावसायीकरण के दौरान कई विनिबंध अभिप्रत प्रकाशित हुए। इस इकाई में आप इस ग्रामीण अध्ययन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। समकालीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्यपटल पर गांवों का महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले 5 या 6 दशकों में भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिकरण और इसकी शहरी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद भारतीयों की अधिकांश जनसंख्या 5 लाख से अधिक गांवों में निवास करती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है सब। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल 72% ग्रामीण भारतीय थे, है ना। कुल आबादी के 72% जो थे वो ग्रामीण भारतीय थे। इस प्रकार यद्यपि देश की कुल राष्ट्रीय आमदनी में कृषि का हिस्सा लगभग 1/4 रह गया है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या सीधे कृषि क्षेत्र में नियोजित है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी तथा बुनियादी यथार्थ होने के कारण समकालीन भारत को चित्रित करते समय गांव भी महत्वपूर्ण वैचारिक श्रेणी में आते हैं। यह वह श्रेणी है जिसमें प्रायः भारत की कल्पना की गई है और आधुनिक समय में भी इसी रूप में इसकी कल्पना की जाती है। गांव को प्रामाणिक स्थानीय जीवन को चरम परिचायक के रूप में देखा गया है। यह एक ऐसा स्थान है जहां वास्तविक भारत को देखा जा सकता है, जहां पे गांव है, और यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार स्थानीय लोग अपने संबंधों और विश्वास की प्रणाली को संगठित करते हैं। जैसे कि आंद्रे बेते लिखते हैं, गांव केवल वह स्थान नहीं जहां लोग रहते हैं, यह वह अभिकल्पना है जिसमें भारतीय सभ्यता के आधारभूत मूल्य दिखाई पड़ते हैं। भारतीय ग्राम्य समुदाय के संस्थागत स्वरूप और इसके सांस्कृतिक मूल्यों को 20वीं शताब्दी के उस समाज का उदाहरण कहा जा सकता है जिसे पारंपरिक समाज के रूप में जाना गया है। इस इकाई में आपको भारत में समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव विज्ञानियों के बीच ग्रामीण अध्ययन के परंपरा का विहंगम दृश्य दिखाई देगा। भारतीय ग्राम समुदाय के संस्थागत स्वरूप इसके सांस्कृतिक मूल्यों को 20वीं शताब्दी के उस समाज का उदाहरण कहा जा सकता है जिसे पारंपरिक समाज के रूप में जाना गया है। मतलब ग्राम्य समुदाय क्या है? पारंपरिक समाज है। इस इकाई में आपको भारत में समाजशास्त्रियों और सामाजिक मनोविज्ञानियों के बीच ग्रामीण अध्ययन की परंपरा का विहंगम दृश्य दिखाई देगा। जिस तरीके से गाँव के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया गया, इसमें जो तरीके अपनाए गए, जिन मुद्दों प्रश्नों को केंद्र बिंदु बनाया गया है, उनके अतिरिक्त यह इकाई ग्रामीण अध्ययन की परंपरा का समीक्षात्मक मूल्यांकन भी प्रस्तुत करेगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यद्यपि प्राचीन मध्यकालीन समय में ग्राम्य जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है, यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ग्राम्य जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। यह अंग्रेजी उपनिवेशवाद का समय था, है ना। यद्यपि प्राचीन और मध्यकालीन समय में ग्राम्य जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है,
या अंग्रेजी उपनिवेशवाद का समय था, जब उपनिवेशिक प्रशासक भारतीय गांवों का छवि का निर्माण कर रहे थे, जिनके दूरगामी निहितार्थ थे। वे जिन विचारवादी और राजनीतिक तरीके से भारतीय समाज का निरूपण कर रहे थे, उसी तरीके से आने वाले समय में भारतीय समाज की संकल्पना की जानी थी। जेम्स मिल थे राइटर। जेम्स मिल के पूर्व लेखन के साथ चार्ल्स मेटकॉफ की भारतीय समुदाय के प्रति धारणा ने बाद में ग्रामीण भारत पर लिखे जाने वाले लेखन की शैली निर्धारित की। मेटकॉफ ने अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी में कहा था कि भारतीय ग्रामीण समाज कुछ गणतंत्रात्मक उनके पास वह सब कुछ था जिसकी उन्हें इच्छा थी, और बाहरी संबंधों से वे लगभग असंपृक्त थे। वे वहाँ टिके रहे जहाँ कुछ भी नहीं टिक सकता। एक के बाद दूसरा वंश आया, पीढ़ियाँ बदलती रहीं, एक आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन आया, लेकिन ग्रामीण समुदाय वैसा ही रहा। यद्यपि सभी औपनिवेशिक प्रशासक भारतीय ग्राम के मेटकॉफ के मूल्यांकन से सहमत नहीं थे, इसके बावजूद यह भारत का सर्वाधिक प्रचलित और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्यांकन बना। या भारत का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक प्रचलित और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्यांकन बना। औपनिवेशिक भाषा में भारतीय गांव जमीन के सामुदायिक स्वामित्व वाला आत्मनिर्भर समुदाय बना, और विभिन्न व्यवसाय वाले समूहों की कार्यात्मक एकता उसकी पहचान थी। जितनी विभिन्नता थी उतना ही स्थायित्व भी था। सरलता और सामाजिक सामंजस्य को गांवों की विशेषता माना गया है। क्या विशेषता है? सरलता और सामाजिक सामंजस्य को गांवों की विशेषता माना गया है, और इसे भारतीय सभ्यता की आधारित इकाई के तौर पर भी लिया गया है। प्रत्येक गांव एक आंतरिक संसार था, एक पारंपरिक समुदाय, अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर शासन में पितृसत्तात्मक, अन्य विरोधी गांवों से घिरा हुआ और निरंकुश सरकार वाला था। कई प्रकार से, यहाँ तक कि राष्ट्रवादियों की भाषा में गांवों को देशीय जीवन का प्रामाणिक प्रतिनिधि मानने का विचार इसी तरह की कल्पना से लिया गया था। यद्यपि गांधी ब्रिटिश भारत के गांवों की अवनति का गुणगान करने के प्रति बहुत सचेत थे, गांवों की अवनति का गुणगान करने के प्रति बहुत सचेत थे। इसके बावजूद उन्होंने कथित सरलता और ग्रामीण जीवन की प्रामाणिकता को ख्याति दी। उनकी ऐसी छवि थी जो भारतीय गांव की औपनिवेशिक व्याख्या के अनुरूप थी। गांवों के ह्रास को औपनिवेशिक शासन के परिणाम के रूप में देखा गया, और इसीलिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही गांवों का पुनरुद्धार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही गांवों का पुनरुद्धार की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। स्वतंत्रता के बाद भी गांवों को भारतीय समाज की आधारित इकाई माना जाता रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी गांवों को भारतीय समाज की आधारित इकाई माना जाता रहा है। शैक्षिक परंपरा में गांवों का अध्ययन संभवतः भारत में कार्यरत समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव विज्ञानियों के बीच सर्वाधिक प्रचलित था। उन्होंने भारत के गांवों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को केंद्रित करते हुए बड़ी संख्या में अध्ययन किए हैं। इनमें से अधिकांश अध्ययनों का प्रकाशन 1950 और 1960 के दशकों के दौरान हुआ। इन ग्रामीण अध्ययनों ने भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के विषयों को सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय कार्य पर आधारित लेखे जोखे के आधार पर, जो ज़्यादातर एक ही गांव से लिए गए थे, सामाजिक मानव विज्ञानियों ने ग्रामीण लोगों के सामाजिक संबंधों, संस्थागत तरीकों, विश्वासों और मूल्य प्रणाली की संरचना को केंद्र बिंदु बनाया है। सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय कार्य पर आधारित लेखे जोखे के आधार पर, जो ज़्यादातर एक ही गांव से लिए गए थे, सामाजिक मानव विज्ञानियों ने ग्रामीण लोगों के सामाजिक संबंधों, संस्थागत तरीकों, विश्वासों, मूल्य प्रणाली की संरचना को केंद्र बिंदु बनाया। इन अध्ययनों के प्रकाशन से भारतीय सामाजिक विज्ञान के इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत को पहचान मिली। पहली बार उन्होंने भारतीय समाज की क्षेत्रीय कार्य पर आधारित समझ की प्रासंगिकता प्रदर्शित की, या जिसे भारत के क्षेत्रीय विचार के रूप में जाना गया, जो तत्कालीन भारत की प्रभावशाली पुस्तकीय विचार से भिन्न थी, जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भारतीय विचार शास्त्रियों
विचारशास्त्रियों और प्राच्य विद्याशास्त्रियों द्वारा विकसित ने खास तौर पर किसी एक मध्यम आकार के गांव को चुना जहां उसने गहन क्षेत्रीय कार्य किया। आमतौर पर वे वहीं उसी समुदाय के बीच पर्याप्त लंबे समय तक, जैसे 1 से 2 वर्षों तक रहते थे, और अंत में जब वे बाहर आते थे तो गांव के लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के लेखे जोखे एक समग्र रूप से उनके मस्तिष्क में होता था। इन अध्ययनों में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसकी वजह से इन्हें मानव वैज्ञानिक अध्ययन कहा गया, वह क्षेत्रीय कार्य का अंग था और पश्चिम में मानव वैज्ञानिकों द्वारा विकसित आंकड़ा संग्रहण का प्रतिभागी अवलोकन विधि का प्रयोग करना था। प्रतिभागी अवलोकन मतलब प्रतिभाग करके हम जो अवलोकन करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसका विकास जनजातीय समुदाय का अध्ययन करते समय किया गया था। प्रतिभागी अवलोकन को एक ऐसी विधि के रूप में देखा गया जो आंतरिक सामाजिक जीवन के लोगों द्वारा इसे दिए गए मूल्यों और अर्थ के संदर्भ में समझता है। अब प्रतिभागी का अवलोकन। प्रतिभागी प्रेक्षण विधि ने मानव विज्ञान की पूर्ववर्ती परंपरा, जब इसने जनजातियों का अध्ययन किया था, बाद में गांवों के संबंध में इसके द्वारा किए गए कार्यों के बीच निरंतरता प्रदान की। जैसा कि बेटे लिखते हैं, जनजातीय क्षेत्रों से ग्रामीण अध्ययन की ओर जाने में सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने शिल्प की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता अर्थात व्यापक क्षेत्रीय अध्ययन की विधि को ज्यों को त्यों अपनाया। इन मानकों की स्थापना पहले मेलिनोस्की और उसके अनुयायियों द्वारा 20वें, 30वें और 40वें, 50वें दशक में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की गई थी और इनको विश्व भर में मानव विज्ञान के व्यवसायियों द्वारा अपनाया गया। अब हम देखते हैं गांव का महत्व। इस प्रकार कृषक समाज की खोज ने सामाजिक मानव विज्ञान को और अधिक शक्ति प्रदान की। विश्व युद्ध के बाद समय के उदयमान बौद्धिक और राजनीतिक वातावरण में मानव वैज्ञानिकों ने स्वयं को परंपरागत सामाजिक क्रम के लिए प्रामाणिक वैज्ञानिक तथा तथ्य प्रदान करने वाले वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा, जिसके रूपांतरण ने एक वैश्विक विचारधारा का रूप ग्रहण किया। विकास एजेंसियों के लिए समाजशास्त्रियों और मानव वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही परियोजनाओं से प्रत्यक्षतः अनेक ग्रामीण विनिबंध उत्पत्ति हुई। इनमें दुबे, मजूमदार, लेविस के अध्ययन शामिल हैं। लेविस ने दिल्ली के समीप एक गांव का अध्ययन किया था। लिखते हैं, हमारा कार्य शुरू से ही समस्याओं से जुड़ा हुआ है। हमने जिन समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया वे ग्रामीणों को द्वारा महसूस की जा रही आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि समेकन कार्यक्रम और सरकार द्वारा नई प्रायोजित पंचायतों से संबंधित थीं। लेविस की नियुक्ति फोर्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए योजना का विकास करने में सहायता करने के लिए योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में की गई थी। तो लेविस उसमें नियुक्त थे। अब हम अगली हेडिंग देखते हैं, गांवों की सामाजिक संरचना, जाति, वर्ग और लैंगिक भेदभाव। जिन ऐतिहासिक बौद्धिक संदर्भों में सामाजिक मानव विज्ञानी कार्य कर रहे थे, उनसे उनके अध्ययन के लिए अनुसंधान के विभिन्न प्रश्नों का चयन करने में बहुत मार्गदर्शन मिला। आदिवासी समुदायों के अध्ययन की परंपरा जिससे एक समग्र परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया था, इससे भी गांवों का चित्रण करने के तरीके पर प्रभाव पड़ा। उन छोटे समुदायों में नातेदारी एक बौद्धिक संदर्भों में सामाजिक मानव विज्ञानी कार्य कर रहे थे, उनसे उनको अध्ययन के लिए अनुसंधान के विभिन्न प्रश्नों का चयन करने में बहुत मार्गदर्शन मिला। आदिवासी समुदायों के अध्ययन की परंपरा जिससे एक समग्र परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया, इससे भी गांवों का चित्रण करने में के तरीके पर प्रभाव पड़ा। उन छोटे समुदायों में नातेदारी, धर्म और धार्मिक कृत्यों आदि पूर्वाग्रहों के बावजूद गांवों की आंतरिक संरचना, सामाजिक जीवन का वर्णन वहां व्याप्त विभिन्नताओं पर नज़र डाले बिना पूरा नहीं हो सकता है। सैद्धांतिक रूप से एकता पर जोर डालने का यह अर्थ नहीं है कि वहाँ विभिन्नता और सामाजिक असमानता नहीं है, ना ही इसका अर्थ यह है कि ये प्रश्न सामाजिक मानव विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि सभी
ने असमानता की संरचना को समझने पर अपना सीधा ध्यान केंद्रित कर अपना कार्य आरंभ नहीं किया, बल्कि लगभग प्रत्येक ने गांव के सामाजिक जीवन में व्याप्त जाति, वर्ग, लिंग के अंतरों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। अनुभवजन्य वर्णन में समृद्ध होने के कारण कोई व्यक्ति सामाजिक संबंधों का चित्र तैयार कर सकता है, किंतु जरूरी नहीं है कि वह चित्र वैसा ही हो जैसा कि इन अध्ययनों में वास्तव में तैयार किया गया हो। अब आते हैं जाति प्रथा। गाँव में क्या प्रचलित है? जाति प्रथा। तो जाति और परंपरा भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, लक्षण के रूप में लंबे समय से विद्यमान है। पहली बार औपनिवेशिक काल में जाति को आधुनिक समाजशास्त्रीय भाषा में सिद्धांत रूप में परिभाषित किया गया। औपनिवेशिक प्रशासकों ने मानव जाति विज्ञान संबंधी गहन ब्यौरे एकत्र किए और इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में किस तरह की जातिगत विशेषताएं और परंपराएं मौजूद हैं, इसके बारे में लेखा जोखा तैयार किया और लिखा। स्वातंत्रोत्तर भारत में सामाजिक मानव विज्ञान का वही दृष्टिकोण रहा है जिसमें भारतीय समाज में जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख विशेषता के तौर पर देखा गया है, जबकि जाति एक ठोस संरचना के रूप में विद्यमान थी जिसने गांवों में सामाजिक संबंधों को निर्देशित किया। परंपरा इसका आदर्श थी। जातिगत समाज में व्यक्ति पारंपरिक विश्व में रहता है। लोग न केवल उच्च निम्न समूहों में विभाजित थे, बल्कि उनका भोजन, उनके वस्त्र, आभूषण, रीति रिवाज और तौर तरीके भी परंपरा अनुसार श्रेणीबद्ध थे। मानव विज्ञानियों ने अपरिवर्तनीय रूप से पारंपरिक वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किया, जिसने हिंदू समाज को 5 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया। पहले 3 अर्थात ब्राह्मण, पुजारी या शिक्षक, क्षत्रिय, शासक और सैनिक, वैश्यों, व्यापारियों को द्विज अर्थात दोबारा जन्म लेने वालों के रूप में सम्मान दिया गया। चौथी श्रेणी शूद्रों की थी, जिसमें असंख्य विभिन्न कार्य करने वाली जातियां थीं जिन्हें अपेक्षाकृत स्वच्छ माना गया और उन्हें अस्पृश्य जाति में रखा गया। पूरे भारत में दुबे के अनुसार इस वर्गीकरण को स्वीकार किया गया। इन प्रमुख श्रेणियों में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले वैध व्यवसायों के परंपरा अनुसार परिभाषित किए गए। प्रत्येक श्रेणी में कई उपसमूह, जाति और उपजाति, जिन्हें वंश परंपरा अनुसार व्यवस्थित किया जाता था। वर्ण व्यवस्था की इस सामान्य प्रथा में सामाजिक रूप से बहुत सारी स्वायत्त जातियां थीं, जो कहीं न कहीं 5 प्रमुख विभाजनों के अंतर्गत आती थीं, किंतु व्यवहारिक तौर पर अपने सामाजिक धार्मिक जीवन की परिधि में वे स्वतंत्र थीं। यद्यपि जाति का मूल तत्व परंपरा अनुसार वंशानुगत समूहों की एक व्यवस्था है, वर्ण के विचार से जो लोकप्रिय धारणा बनी, उससे समूहों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया कि ब्राह्मणों को सबसे ऊपर, हरिजनों को सबसे नीचे रखा गया, जो अंशतः सही था। तो इस तरीके से हमने देखा इस यूनिट में कार्य क्षेत्र का परिदृश्य और कार्य क्षेत्र, गांवों की सामाजिक संरचना, जाति, वर्ग और लैंगिक भेदभाव। तो यहाँ पे हमने जाति प्रथा के बारे में देखा, फिर उसके बाद भूमि और वर्ग के बारे में देखा कि जैसा कि ऊपर चर्चा से स्पष्ट है, 50 और 60 के दशक में जो मानव विज्ञानी भारत का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने सामान्य तौर पर जाति के ढांचे में ही अपना अध्ययन किया। जिस तरीके से सामाजिक विज्ञान शास्त्र के रूप में भारत में विकसित हुआ, वर्ग और भूमि भी अर्थशास्त्रियों के चिंतन का विषय बने, किंतु चूंकि मानव विज्ञानियों ने ऐसे परिप्रेक्ष्य का समर्थन किया जिससे छोटे समुदाय का समग्र रूप से अध्ययन किया गया और इससे कृषि और भूमि पर उत्पादन के सामाजिक संबंधों को भी गांवों के लेखे जोखे में स्थान मिल सका। फिर उसके बाद हम देखते हैं लैंगिक भेदभाव। यह ध्यान देने वाली बात है, यद्यपि लैंगिक भेदभाव को संकल्पनात्मक में अभी तक सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञानी 1950 और 1960 के दशक के दौरान अपना क्षेत्र अध्ययन कर रहे थे। गांवों का अध्ययन पूरी तरह से लैंगिक भेदभाव की ओर से अछूता नहीं था, मतलब वहाँ भी लैंगिक भेदभाव होता था। चूँकि लैंगिक भेदभाव की संकल्पना और इससे संबंधित सैद्धांतिक मुद्दों को अभी स्पष्ट किया जाना था, इसलिए सामाजिक मानव विज्ञानियों ने स्त्री पुरुष संबंधों को उस तरीके से नहीं देखा जिस तरह से बाद में इसकी संकल्पना की गई और अध्ययन किया गया।
इसके बावजूद गांवों के कई विनिबंध भारत के ग्रामीण समाज में स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक संबंधों के तौर तरीके का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। ज़्यादातर गांवों में अध्ययन में लिंग संबंधों को केवल परिवार के ढांचे के अंदर और कार्य में उनकी हिस्सेदारी तक ही देखते हैं। इन अध्ययनों में परिवार के अंदर ही श्रम के विभाजन और सार्वजनिक तौर पर पुरुष की जो प्रधानता थी उसी पर प्रकाश डाला गया। विशेषकर ऊंची जातियों में स्त्री घर की चार दीवारी के भीतर सीमित थी। स्त्री का सामाजिक संसार परिवार और नातेदारी तक ही था, जबकि पुरुष का संसार बाहरी दुनिया में भी असीमित था। भारत के केंद्रीय गांव में पुरुषों की तुलना करते हुए अपने अध्ययन में मेयर ने लिखा है कि स्त्रियों को गांव के अन्य हिस्सों में लोगों से मिलने का अवसर कम थे। गैर हरिजन महिलाओं के लिए गांव में एक खास जगह तय होती थी जहां वे गपशप कर सकती थीं, लेकिन उस स्थान पर वे व्यस्त महिलाएं पानी लेने के लिए एकत्र होती थीं और उनके पास बातें करने के लिए बहुत कम समय होता था, क्योंकि घर लौटकर उन्हें अन्य कार्य निपटाने होते थे। इसलिए अपने घरों में उन्हें गलियों की स्त्रियों से बातें करने की समय सीमित था, है ना। तो इस तरीके से ये था कि लैंगिक भेदभाव था। उसके बाद में हम अगर देखते हैं कार्य क्षेत्र का परिदृश्य और कार्य क्षेत्र, फिर उसके बाद हम सारांश देख लेंगे कि किस तरीके से भारत में समाजशास्त्र का उद्भव की यूनिट तीसरी में हम गांवों का भारत में ग्राम अध्ययन देख रहे हैं कि जनजातीय समुदाय की तरह सामाजिक मानव विज्ञान की पारंपरिक विषय सामग्री भी इससे भिन्न है। भारतीय ग्राम जनजातियों से न केवल आंतरिक रूप से बहुत अलग थे, वरन उनके पास विश्व की सुस्पष्ट छवि भी थी। ग्रामीण जीवन समाज के विभिन्न वर्गों में गांव के बारे में अलग अलग परिपेश था। हालांकि ज़्यादातर मानव विज्ञानी इससे परिचित थे, फिर भी उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके विपरीत उनमें से अधिकांश गांव की प्रतिभाशाली जातियों के साथ अपनी पहचान बनाई, जिससे गांव में उनकी रहने की सुविधा हुई। तो यहाँ तक हमारी ये यूनिट ख़त्म हुई है। इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है देख लेते हैं। इस यूनिट में हमने देखा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, ग्राम्य जीवन को कैसे समझा है लेखकों ने, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा भारत में गांवों पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के क्या विचार थे। इस बॉक्स से आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ने 5 अक्टूबर 1945 को श्री जवाहरलाल नेहरू को मूल रूप से हिंदी में लिखे पत्र में भारतीय गांवों पर सामान्य और विशेष रूप से अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने लिखा, मेरा विश्वास है कि यदि भारत को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और भारत के माध्यम से पूरे विश्व को, तो शीघ्र ही या देर से यह सत्य जान लेना चाहिए कि लोगों को गांव में रहना पड़ेगा, शहरों में नहीं, झोपड़ियों में रहना होगा, महलों में नहीं। करोड़ों लोग शहरों और महलों में एक दूसरे के साथ कभी भी शांति से नहीं रह सकते। तब उनके पास कोई उपाय नहीं होगा हिंसा और असत्य का सहारा लेने के अलावा। मैं मानता हूं कि बिना सत्य और अहिंसा के मानवता का हनन होगा। बिना सत्य और अहिंसा के मानवता का हनन होगा। हमें सत्य और अहिंसा का बोध केवल गांव के सरल जीवन में ही हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप बॉक्स देख सकते हैं। फिर उसके हमने बाद गांवों का महत्व देखा, उनके पारंपरिक सामाजिक क्रम होते हैं, है ना, उनका एक तरीके का रहन सहन का तरीका होता है, सामान्य विशेषताएं क्या हैं ग्राम की। फिर उसमें बाद जाति प्रथा, भूमि और वर्ग, लैंगिक भेदभाव। उसके बाद हमने यहाँ पे सारांश देखा। तो इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, या अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं।